समय था जब मैं 7th फ्लोर में रहता था और उसी की बालकनी में बैठकर मैं ये सोच रहा था ज़मीन को देखते हुए कि कूद जाओ और सारे चैप्टर बंद कर दो। ये जो पेन है, दर्द जो है, ये जो बेफजूल का संघर्ष चला जा रहा है, इसको बस ख़त्म कर दो। ये बात मैंने किसी को बताई नहीं, सिर्फ एक इंसान को छोड़ के, और किसी दूसरे को बताने की कभी हिम्मत जुटा नहीं पाया मैं। क्यों? क्योंकि डर लगता था कि लोग मुझे ये ना बोले कि भाई कायर आदमी, कमज़ोर आदमी है, डरपोक है, लड़ना नहीं आता। जैसे हर किसी सुसाइड वाले जब हम घटना को सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हमें इस तरह के कमेंट या इस तरह की बातें सुनने को मिल जाती हैं कि फ़लाना आदमी जो है ना वो कमज़ोर था, वो लड़ सकता था, लाइफ रहती तो और नई चीज़ें कर सकता था। हम उस इंसान से सवाल करने लग जाते हैं जो अब इस दुनिया में रहा ही नहीं, जिस तक हमारी आवाज़ भी नहीं पहुँचेगी, हमारे सवाल नहीं पहुँचेंगे कि भाई तूने ऐसा क्यों किया, तू कुछ बेहतर कर सकता था। हम उन लोगों से सवाल क्यों नहीं करते हैं जिसकी वजह से उसने वो कदम उठाया। आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ, इसी दुनिया में रहते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। सपोज करो मैं गली से गुजर रहा हूँ और वहाँ पर एक लड़का है जो मुझे रोज़ परेशान कर रहा है। पहली बात तो रोज़ परेशान करने वाली बात ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर मुझे कोई व्यक्ति, एक अकेला व्यक्ति गाली देता है मेरे को रोड से गुजरते हुए, तो मैं उसको जवाब दूंगा, क्योंकि वो अकेला है। मैं उसे जवाब दूंगा, चाहे जैसे दूं, चाहे मैं मौखिक तौर पे दूं, चाहे मैं अपना हाथ का इस्तेमाल करते हुए दूं, लेकिन जवाब ज़रूर दूंगा। लेकिन वहीं पर अगर उसके साथ 6 लोग खड़े हो जाए और मैं रोज़ वहाँ से आ जा रहा हूँ और रोज़ वो मुझे कुछ गंदा गंदा बोलेंगे, तो कहीं ना कहीं मैं मानसिक तौर पे कमज़ोर पड़ूंगा ही पड़ूंगा, क्योंकि बिगाड़ उनका कुछ सकता नहीं, जवाब उनको मैं दे सकता नहीं। तो जो वो चीज़ें मुझे मिलती जा रही हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वो कहीं ना कहीं मुझे मानसिक तौर पे ना डिस्टर्ब करना शुरू कर देंगी। और फिर कभी कहीं जाके इस तरह का कदम उठाया जाता है, या तो आदमी उन्हीं को मारेगा या फिर वो खुद ही मरेगा। हर कोई इतना सक्षम नहीं होता ना कि किसी दूसरे की जान ले ले। कई बेचारे अपनी मानसिक अवस्था इस हद तक खो देते हैं कि वो ना चाहते हुए अपनी जान दे देते हैं। तो जो हम ये केसेस सुनते हैं ना कि फलाने ने सुसाइड कर लिया, ढिमकाने ने सुसाइड कर लिया, वो कोई 1 या 2 दिन की बात नहीं है। उसके पीछे शायद महीनों का, शायद सालों का जो मानसिक टॉर्चर उस इंसान को मिल रहा होगा ना, उसके बाद जाके इस तरह का कदम उठाया जाता है। तो प्लीज़ ऐसे लोगों को कमज़ोर बोलना बंद करो यार। मैं बताऊंगा अभी धीरे धीरे आपको चीज़ें डिटेल में थोड़ा सा। ऐसे लोगों को कमज़ोर बोलना बंद करो, क्योंकि कमज़ोर ये नहीं है, कमज़ोर तो वो है जो झुंड में किसी एक को इस तरह से टारगेट कर रहे हैं, जिनकी वजह से एक आदमी इस तरह का कदम उठाता है। गलत जगह सवाल करते हो। मैं सिर्फ आप ही की बात नहीं कर रहा, उसमें मैं भी हूँ, हम सब हैं उसमें। हम गलत जगह गलत इंसान से सवाल करते हैं, हम सही जगह सही इंसान से कभी सवाल नहीं करते। हमारे अंदर उतनी हिम्मत ही नहीं होती, उतनी कुव्वत ही नहीं होती। जो मर गया हम उससे सवाल कर रहे हैं, लेकिन जिनकी वजह से वो मरा है हम उनसे कभी सवाल नहीं करते। अगर हम करते तो ये एक के बाद एक सुसाइड्स हमारे सामने नहीं मिलते हमें। ये सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री की बात नहीं है कि ऐसा सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के अंदर होता है। बहुत सारी ऐसी जगह, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं जहाँ पर इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। हम देख कर नज़रअंदाज करते हैं, हम सुनकर अपने कान बंद कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि यार आप लोगों ने ये चीज़ें कभी अपने ऑफिस में, अपने अड़ोस पड़ोस में या अपने स्कूल कॉलेजेस में इस तरह की चीज़ें नहीं देखी होंगी। मैंने भी कई बार आंखें बंद की है, शर्म है मुझे इस बात पर। थिएटर क्या करता था मैं दिल्ली में, मैंने ऐसे बहुत सारे वहाँ पर एक्टर्स देखे हैं जिनके संग ना इस तरह की चीज़ें हुई हैं, जिनको मानसिक तौर पे ना बहुत प्रताड़ित किया गया है। सिर्फ इसलिए क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टर की जो है ना, मतलब जो उसकी चाहत है किसी भी तरीके से वो पूरी नहीं कर पा रहा है। तो डायरेक्टर ना उसको ये बताना शुरू कर देता है धीरे धीरे, ना सिर्फ अपने जरिए बल्कि उनके साथ डायरेक्टर के संग जो 5-6 वो होते हैं ना, पिट्ठू टट्टू जो मर्जी बोलो, जो तलबे चाटने में बिलीफ रखते हैं, जिन्हें लगता है कि वो तलबे चाट कर आगे बढ़ जाएंगे, वो सारे मिलकर ना उन एक्टर्स को ना ऐसा जाल कसते थे कि मानसिक तौर पे ना वो अपना आपा खो बैठते थे। वही एक्टर जब तक अपने टैलेंट पर अपने आप को आगे दिखा सकता था कि मैं बेहतर हूं,
तब तक उसको पूछा जाता था। लेकिन एक समय आता था जब डायरेक्टर अपनी उससे कुछ डिमांड रखता था, जब वो पूरी नहीं होती थी तो डायरेक्टर उसको ये बताना शुरू करता था कि तुम वर्थलेस हो, तुम अच्छा एक्टर नहीं हो, तुम अपना समय ख़राब कर रहे हो, 10 तरह की और चीज़ें। वो जूझता था इन चीज़ों से। मैंने ऐसे बहुत सारे एक्टर देखे हैं, बहुत सारे ऐसे एक्टर देखे हैं जो डिप्रेशन में आ जाते थे। मेरे थिएटर के दिनों की बात कर रहा हूँ मैं, अभी मुंबई वाले पार्ट को तो मैंने अभी तक छेड़ा ही नहीं है। उसमें सिर्फ वो डायरेक्टर अकेला नहीं होता था, उसके वो 5-6 भाड़े के टट्टू भी होते थे जो इस तरह की हरकतें करते थे। भगवान जाने उनको कौन सी जन्नत मिलने वाली है, उनके दिल को किस तरह से सुकून मिलता होगा किसी एक को इस तरह से परेशान करके। ये तो बात रही थिएटर की। अब बात करता हूँ मैं ऑफिसेज़ की। मैं जानता हूँ ऐसे काफ़ी सारे लोगों को जिनसे मेरी बातें हुई हैं और समय दर समय पहले भी हुई है, अभी भी होती हैं, आगे भी होंगी। आप लोग भी जानते हैं ऐसे लोगों को, आप लोग भी आंखें बंद कर लेते हैं ऐसे लोगों को देख के। क्या आपके साथ, आपके जिस भी जगह आप जॉब कर रहे हैं, क्या वहाँ पर हो सकता है ये चीज़ आपके संग भी हुई हो कि आप प्रतिभाशाली हैं या आपका जो कलीग है वो प्रतिभाशाली है, अपने टैलेंट के दम पे वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन वहाँ पर उसके सीनियर्स होते हैं, उसका बॉस होता है जिसकी उस पर नज़र होती है कि नहीं यार ये आगे नहीं बढ़ना चाहिए, अगर ये आगे बढ़ेगा तो इससे मेरी कुर्सी पे खतरा पड़ेगा। तो किस तरह से बॉस उस एम्प्लॉय को परेशान करता है, और जो उसके ख़ास किस्म के जो बॉस के जो जूनियर्स होते हैं वो भी उस एम्प्लॉय को परेशान करते हैं, किस तरह का मेंटल लेवल पे टॉर्चर करते हैं। क्या ये होता नहीं है? लेकिन हम जो ये सब देख रहे होते हैं, जब तक वो आदमी कोई गलत कदम ना उठा लेना तब तक हम अपनी आंखें ना बंद करके रखते हैं। हम भी तो इंतज़ार करते हैं कि बंदा झूल जाए एक बार, फिर हम बोलेंगे नहीं यार उसके संग गलत हुआ यार, ऐसा होता था उसके साथ ऑफिस में। अरे मुझे पता है सारी बात अंदर की, मेरे से पूछो। और हम किसी एक कोने को पकड़ के उस इंसान, किसी दूसरे इंसान को फिर वो पूरा किस्सा बताते हैं। हमारे अंदर इतनी कुव्वत ही नहीं होती कि हम 100 लोगों के सामने जाके ये बात बोल सकें कि नहीं उस इंसान के संग गलत हुआ। 2 लड़कियां हैं मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, नाम नहीं लूँगा, मैं उन दोनों के किस्से बताता हूँ। लड़कियों के संग ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं इस तरह की जगहों में। मेरी एक फ्रेंड थी, उसके ऑफिस में एक किसी दूसरी कंपनी से कोई बंदा आया करता था काम के सिलसिले में। वहाँ पर जो बॉस था उससे उस व्यक्ति के संबंध थोड़े कहीं किसी मोड़ पे ख़राब हो गए। तो उस बॉस ने मेरी उस दोस्त को बोला कि तुम जिस कंपनी से ये आता है उनको ये शिकायत करोगी कि ये तुमसे गंदी बातें करता है, ये तुमसे गलत तरीके से फ्लर्ट करता है, ये तुम बोलोगी। ये प्रेशर मेरे उस दोस्त को पर बनाया गया ये बोलने के लिए। ईमानदार लड़की थी, मना कर दिया साहब कि सर मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मैं किसी की ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकती सर। वो लड़की को ना कंपनी से बड़े प्यार से ना निकाल दिया गया। एक और मेरी फ्रेंड है, उन्होंने आवाज़ उठाई थी। किस बात पर? उनकी कंपनी का बॉस ना अपने जूनियर से बदतमीज़ी करता था। उस लड़की ने उसके अगेंस्ट में आवाज़ उठाई, अपनी जो बाकी जो कलीग थी उनको जाके बोला कि मेरे संग बदतमीज़ी होती है, मैं नहीं बेयर कर पा रही हूँ ये चीज़ें। कोई लड़की साथ में नहीं आई जी। हम बोलते हैं ना नारी शक्ति जिंदाबाद, कोई लड़की साथ में नहीं आई। सिर्फ उस एक लड़की के, जो मेरी जो दोस्त थी उसके, वो आगे आई। उसने सिर्फ उस लड़की से इतना बोला कि तू पीछे तो नहीं हटेगी, ऐसा ना हो कि मैं तेरे चक्कर में आवाज़ उठाऊं और तू पीछे हट जाए और फिर सारी जो प्रॉब्लम है उसको फेस करनी पड़े। उसने कहा नहीं, आप आगे बढ़ो, मैं आपके साथ हूँ, बस मुझे ना हेल्प करो। उन्होंने ऑफिस के हर एक एम्प्लॉय को पकड़ा, बोला कि यार ये एक लेटर है, कंप्लेंट लेटर, प्लीज़ इसमें साइन कर दो कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, ये दिक्कतें हो रही हैं। कोई साथ नहीं आया जी। बमुश्किल 2-3 लड़कियां आई, बात ऊपर गई, मीटिंग बैठी और उस बॉस ने जिसके संग उसने बदतमीजी करी उसे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जो लड़की उसके सपोर्ट में फेवर में खड़ी हुई थी उसको बोला कि इस कंपनी से निकलने के बाद मैं देखता हूँ कि मुझे तेरे साथ क्या करना है। ये चीज़ें होती हैं, हम ना आंखें बंद कर लेते हैं। हम कभी ना ऐसे लोगों के लिए ना आगे आके खड़े नहीं होते हैं। मुझे लगता है ना ये वो मोमेंट है कम से कम अब कि हमें सुसाइड करने वाले पर सवाल नहीं करना है, हमें सवाल ऐसे लोगों पर करना है जो एक इंसान को टारगेट करते हैं, उस पर मानसिक दबाव बनाते हैं और वो इस तरह का कोई कदम उठा लेता है। हमें ऐसे लोगों से सवाल करना है ताकि सही आदमी सही जगह पर पहुंच सके। वो सही आदमी सही जगह पर नहीं पहुंच पाते तो खामियाजा फिर उसी को भुगतना पड़ता है और उसके परिवार को भुगतना पड़ता है। हम और आप तो साहब 2 दिन 3 दिन इस पर डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम भूल जाएंगे। और मेरी आपसे प्रार्थना है कि ये जो टॉपिक है ना इसको ज़िंदा रखना मेरे भाई, प्लीज़ इसको ज़िंदा रखना, ताकि और किसी को ना अपनी जान देके ना कुर्बानी ना देनी पड़े, अपने सपनों की, अपने परिवार की और बहुत सारी चीज़ों की।
जो लोग बोलते हैं ना कि यार ठीक है रिजेक्शन ही तो था, और कुछ कर सकता था, मैं बताता हूँ सर होता क्या है। थिएटर क्या करता था मैं दिल्ली में, सुबह से शाम काम करता था, फिर थिएटर जाता था, 4 बजे थिएटर लगता था मेरा, 4 बजे से रात के 9 बजे तक प्रैक्टिस होती थी, फिर 9 बजे वहाँ से निकलता था, घर पहुँचते पहुँचते 10:30-11 बजते थे। ये दिनचर्या मेरी 3 से 3.5 साल रही है। फिर मैं मुंबई आया अपने सपनों को पूरा करने के लिए। शुरू में मैंने कुछ अच्छे काम किए, मतलब एड फिल्म्स वगैरह मैंने किए, मुझे मिले। किस्मत ऐसी रही कि पता है, लोग ना सुनना बर्दाश्त नहीं करते कि यार मुझे ना कैसे बोल दिया। इतनी बुरी चीज़ है ना लोगों का ईगो। साला एक लड़के को अगर एक लड़की मना कर देना कि नहीं भैया मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकती हूँ, कि मुझे तुमसे प्यार नहीं भैया, तुम्हें मुझसे प्यार है, तुमने मुझे प्रपोज किया बट मुझे तो तुमसे नहीं है ना, मेरे अंदर तो फीलिंग्स नहीं है ना, तो जब मेरे अंदर तुम्हारे लिए फीलिंग नहीं है तो मैं कैसे उस रिलेशनशिप को हाँ बोल दूँ। उस लड़की की ज़िंदगी नरक बनाने में ना उस ईगो के चलते लड़का सोचता नहीं है। यहाँ बात सिर्फ लड़के लड़के की नहीं है, तो ईगो की बात कर रहा हूँ। मैंने किसी के प्रोजेक्ट मना कर दिए ना कि सर मैं ये नहीं कर पाऊँगा, तो वो उनके ईगो पे लग जाती थी, या सर मैं इसको इतने पैसे में नहीं कर पाऊँगा, तो वो उनके ईगो पे लग जाती थी। फिर वो क्या करते थे, वो अपने जो बाकी साथ के जो कास्टिंग डायरेक्टर्स होते थे उनको बोल देते थे कि इस लड़के को ना मार्क कर लो, इसको काम नहीं देना है। उन्हें लगता था कि इसके अंदर घमंड आ गया है। अरे काम ना करने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं यार, आपको मना करने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, आपको नहीं दिख रहा होगा, तो क्या आप उसका करियर बर्बाद कर दोगे। मैं सभी कास्टिंग डायरेक्टर की बात नहीं कर रहा, और ना ही मैं सभी जो बॉस होते हैं कंपनीज़ में, ना मैं उनको बोल रहा हूँ, लेकिन जो कुछ गिने चुने होते हैं ना उनकी वजह से बहुत नुकसान होता है साहब, बहुत नुकसान होता है। मेरे सालों साल बर्बाद हो गए, मैं सालों साल भूखा रहा हूँ। मैं दिन में अपने घर से निकलता था ऑडिशन देने के लिए, मेरा मन नहीं करता था कि मैं मेरे घर से भीख मांगूँ। सॉरी ये गलत वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, मेरा मन नहीं करता था कि मैं मेरे घर से पैसा मांगूँ, कि मुझे सर्वाइव करने के लिए पैसा चाहिए। मुझे लगता था कि यार मेरी वो उम्र है कि मुझे कमा के मेरे घर में देना है, और आज के टाइम पे मैं मेरे घर से पैसा कैसे मांग लूँ। 6-6 किलोमीटर दिन की सड़ी गर्मी में ना मैं पैदल चल के जाता था ऑडिशन देने के लिए, और एक ऑडिशन नहीं देना होता था। अगर आप घर से निकले तो 3-4 ऑडिशन तो आप जाके दो, या 3-4 जगह जाके तब जाके शायद कहीं कुछ छोटा मोटा काम आ जाता था। मैं पैदल चल के जाता था 6-6 किलोमीटर दिन की सड़ी धूप में कि भाई ऑडिशन दूंगा। साल, और ऐसा एक दिन नहीं होगा जिस दिन मैं घर से नहीं निकलाऊंगा। 1 साल, 2 साल, 3 साल, मतलब 2-3 साल तो मेरे जीवन के ना सुनते सुनते ऐसे निकल गए, मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे जीवन के 3 साल गए तो गए कहाँ। सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने किसी के दिए हुए काम को मना कर दिया कि सर मैं ये नहीं कर पाऊंगा। वो भी मेरी कुछ मजबूरी थी, मैं किसी और प्रोजेक्ट में लगा हुआ था। उन लोगों ने मुझे बोला कि नहीं अभी आप जो है काम कर सकते हो कहीं और, अगर आप करना चाहो, ये फ्री टाइम है, क्योंकि शूट शुरू होने में अभी टाइम है। मैं ऑडिशन दे के आ गया। उसके बाद उन्हीं लोगों का मेरे पास कॉल आया कि अगले महीने से शूट शुरू होने वाला है, और जिसका मैंने ऑडिशन दिया था उसका कॉल जब आया तो डेट क्लैश हो रहे थे। तो मैंने उनको समझाने की कोशिश करी, बट नहीं, वो सेम चीज़, ईगो क्लैश कर गया उनका, तो करियर खा गए साहब। 3 साल कोई काम नहीं था, छोटा मोटा कुछ आ गया जिससे थोड़ा बहुत पैसा आ गया, ठीक है। 20-25 हज़ार में आप साल कैसे काट सकते हो, ज़रा मुझे आप ये बताओ। मेरी फैमिली मुझे बोलती थी पैसे हैं, मैं बोलता था हाँ पैसे हैं। मैं ऐसी ऐसी जगहों में रहा हूँ ना कि रूह कांप जाए। पैसे नहीं होते थे, किराया कैसे भरूँगा। मैं कभी अच्छी जगह में नहीं रहा। मैंने कभी अपने घर पे नहीं बताया कि मैं किन जगहों में रहता हूँ। मैंने कभी उनको नहीं बताया कि मैं किस तरह से सर्वाइव कर रहा हूँ। मैंने कभी उनको नहीं बताया कि मैं कितने कपड़े पहनता हूँ। 2 जोड़ी कपड़े लेके घर जाता था मैं अपने, सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े लेके, अच्छे से। मेरे घर वाले बोलते थे कि, और वो भी बहुत अच्छे नहीं होते थे, ठीक ठीक ही होते थे वो। तो मेरे घर वाले मुझे बोलते थे कि तू ढंग के कपड़े लेके नहीं आता है, पैसे नहीं है हम दे देते हैं। तो मैं उनको बोलता था नहीं मेरे पास ना मुंबई में कपड़े पड़े हुए हैं, वो तो यहाँ तो अपने ही घर आ रहा हूँ ना, तो ठीक है ऐसे ही बन के आ जाता हूँ मैं करके। उन्हें क्या पता होता था कि मेरे पास मुंबई में कपड़े ही नहीं होते थे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, लोग अपने ईगो के चलते ना करियर तबाह कर देते हैं। ऐसे ही एक बार मेरे पास एक कॉल आया था कि शायद उनको अर्जेंसी में कॉल किया था उन्होंने, रात के टाइम पे कॉल आया था कि कल हमारा एक शूट है, सिर्फ 1 दिन का काम था। मेरा मन नहीं था वो 1 दिन का काम करने का, और जो पैसे वो दे रहे थे उस पैसे में मेरा बिल्कुल मन नहीं था, बिल्कुल मन नहीं था। एक एवरेज, एक मिनिमल अमाउंट मैंने उनसे मांगा था कि सर अगर मैं आपके इस काम को करने को तैयार हूँ, बट मुझे इतना पैसा तो दो। ईगो पे लग गई। उस भाई ने मुझे ये बोला तू कौन सा राम कपूर है जो तू अपने मन का डिमांड कर रहा है। मैंने कहा भाई क्यों, क्या दिक्कत क्या है इसमें। मैंने कहा आप ये तय कर सकते हो कि आर्टिस्ट को कितना पैसा देना है, लेकिन ये आर्टिस्ट क्यों नहीं तय कर सकता कि उसको कितना पैसा लेना है। और मैंने कोई लाखों में तो मांगा नहीं है, मैंने तो बहुत छोटा सा अमाउंट मांगा है जो आपकी जेब से नहीं जाएगा, जो प्रोडक्शन की जेब से जाएगा। तो आपका ईगो क्यों हर्ट हो रहा है। उस बंदे ने उस वक्त मुझे बोला था कि तेरा करियर खा जाऊंगा, मैं देखता हूँ तेरे को आगे काम कैसे मिलेगा। यकीन मानो मुझे काम नहीं मिला,
मैं कितना डिप्रेस रहूँगा। अगर किसी एक आदमी को एक जगह इंटरव्यू देने गया, उसको वहाँ पे ना सुनने को मिल जाए ना, वो बंदा परेशान हो जाता है, तिलमिला जाता है। और अगर उसको 10 इंटरव्यू में बोल दिया जाए कि नहीं भैया तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हें हम अपने यहाँ रख सके, सोचो उसकी क्या हालत होगी। मैंने सालों साल रोज़ ये ना सुनी है। ऐसा मैं अकेला आर्टिस्ट हूँ, मुंबई में ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट आपको मिल जाएंगे जो सालों से इस तरह से ना सुनते हुए ना, और जिनके मन में इस तरह के थॉट्स आ जाते हैं। तो मेरे भी मन में उस दिन, इतने सालों से मैं ना सुनते आ रहा था, एक ऐसा समय आया जब मैंने घर से निकलना ही बंद कर दिया। मैंने कहा यार जब मुझे ना ही सुननी है बाहर, तो मैं घर से बाहर निकलूँ क्यों यार, कि मुझे काम दो करके, या मैं अच्छा काम कर सकता हूँ करके। मैंने अपने आप को घर में बंद कर लिया। मेरे जो रूममेट्स थे वो तो चले जाते थे ऑडिशन देने, बट मैं नहीं जाता था, घर के अंदर रहता था। कभी खिड़की में बैठ जाता था। खिड़की में हालांकि ग्रिल लगे होते थे, तो वहाँ से तो आप ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकते। वो एक शाम थी जिस दिन मुझे लगा नहीं यार, मेरे को ना ऐसा अंदर घुटन सी होने लगी थी यार, ऐसा जैसे किसी ने मेरा गला दबा दिया हो। मैं रोना चाहता था, मैं रो नहीं पा रहा था यार। मैं ये सोचता था कि अच्छा काम तो करता हूँ मैं, ठीक ठाक एक्टिंग कर लेता हूँ, तो मुझे काम क्यों नहीं मिल रहा है। सब कुछ छोड़ के आया था, अपने परिवार को छोड़ के आया था। मैंने किसी और फील्ड पे ध्यान नहीं दिया, मैंने कोई और कोर्स नहीं किया, मैंने सिर्फ एक्टिंग पे फोकस किया। मैंने थिएटर किया, मैंने मुंबई में आके टाइम बिताया। ऐसा भी नहीं था कि मैंने मेहनत नहीं की, मैंने जम के मेहनत की। फिर भी मेरे हाथ में रिजल्ट क्यों नहीं था। 3-4 साल जीवन के, 3-4 कहाँ, तब तक 4-5 साल बीत चुके थे। नहीं समझ में आ रहा था यार क्या करना है करके, घुट गया था मैं। रोना चाह रहा था, रो नहीं पा रहा था। किसी से मैं मेरी ये प्रॉब्लम नहीं शेयर कर सकता था। अगर मैं मेरे घर वालों को ये बोल देता कि मैं घुट रहा हूँ, मेरे पास काम नहीं है, सालों से काम नहीं है, तो वो मुझे ये बोलेंगे कि तू छोड़ दे मुंबई, तू यहाँ आ जा। और मैं मुंबई छोड़ना नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि मेरा सपना यहाँ था। मेरे घर वाले बेचारे जब जब वो महीनों में कभी, क्योंकि पापा के पास भी इतना टाइम होता नहीं था, मम्मी बैंक जाती नहीं थी, जब कभी महीनों में वो महीने 1.5 महीने में बैंक जाते थे, मेरी पासबुक उनके पास रहती थी, वो उसमें एंट्री कराते थे, तब उनको पता लगता था कि इसके पास तो पैसे ही नहीं है। फिर वो पैसे डालते थे, फिर वो मुझसे पूछते थे कि तेरे पास पैसे नहीं थे, तू कैसे सर्वाइव कर रहा है। फिर मैं उनको बोलता था कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पैसे भी रिसेंटली ख़त्म हुए, मुझे ज़रूरत होती तो मैं आपको बोलता। पर हकीकत ये कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं उनको ये बोल सकूँ पापा पैसे दे दो ना। अरे 1 बार 2 बार 3 बार पैसा मांगे तो समझ में आता, साला 4-5 साल चल रहा था जीवन का, कैसे पैसे मांग लेता यार। तो वो दिन मैं मेरे फ्लैट से बाहर निकला, गैलरी में, वो गैलरी मतलब छोटी सी गैलरी है, और बालकनी में जाके मैं बैठ गया दीवार पे। सिर्फ इतना था कि अगर मैं हल्का सा ऐसा होता तो मैं नीचे होता, और मैं सिर्फ ज़मीन को देख रहा हूँ। और मेरे मन में लगातार ये सब चल रहा था कि नहीं हो पा रहा बर्दाश्त यार, क्या करूँ यार, अब नहीं, मैं वो दर्द नहीं ले पा रहा हूँ। बहुत मेहनत की मैंने अपने टैलेंट को निखारने के लिए, फिर भी मेरे को वो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं यार। एक्सट्रीम तो छोड़ दो यार, मेरे को बेसिक लेवल पे चीज़ें नहीं मिल पा रही थी किसी और के ईगो के चलते। तो उस मोमेंट में मैं सोच रहा था मैं कूद जाऊँ। सडनली पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मुझे मेरे मम्मी पापा की ना एक इमेज जो है ना वो यहाँ पर दिखने लगी। सडनली मुझे उनकी याद आ गई, और सडनली वो एक थॉट मेरे दिमाग में आया कि अगर मैं यहाँ से कूद जाता हूँ, कल इनको कौन देखेगा। मैं कांप गया। मैं उसी वक्त रुक गया और बहुत धीरे से मैं पीछे की तरफ उतरा। डर लग रहा था, 7th फ्लोर था, खुदा ना खासा कुछ ऊंच नीच हो जाती तो मैं नीचे। मैं उतरा, धीरे से फ्लैट में घुसा, अपने बाथरूम में गया, नहाना शुरू किया, और नहाते नहाते बस मैं रो रहा था, बेइंतहा रो रहा था। धीरे धीरे अपने आप को संभाला। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, महीने, कि मुझे ये सब नहीं सोचना है, मुझे जीना है, मुझे बेहतर करना है। मेरे अंदर वो नहीं था। अब मेरे अंदर वो नहीं था कि मुझे किसी को दिखाना है। जब मैं दिल्ली से मुंबई की तरफ आया था तो मेरे मन में ये था कि नहीं, मुझे दुनिया को दिखाना है यार, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। लेकिन ये जो मेरा दूसरा जीवन शुरू हुआ ना उस मोमेंट के बाद, तब मेरे दिमाग से ना ये निकल गया कि मुझे किसी और को दिखाना है। तब मेरे दिमाग में ये था कि नहीं, मुझे जीना है यार, मुझे अपने पे फोकस करना है, मुझे उन पर फोकस करना है जो बेचारे मुझ पर फोकस करके बैठे हुए हैं। मेरे मम्मी पापा, मेरी बहन, मेरे रिलेटिव, मेरे वो दोस्त, जिन माँ बाप से मैंने कभी ये चीज़ शेयर ही नहीं करी कि मैं किस चीज़ से गुजर रहा हूँ। काश मैं शेयर करता तो शायद मैं इस चीज़ से बहुत पहले निकल जाता। सबसे अच्छे दोस्त होते हैं माँ बाप। उन्हीं मम्मी पापा की उस इमेज से मैं रुक गया, वो गलत काम करने से। वो 1 दिन 2 दिन का रिजेक्शन नहीं था जो मैं कदम उठा रहा था, वो महीनों सालों पुराना वो रिजेक्शन था जो मुझे उस सिचुएशन में लेके आ गया था।
मुझे दिन लगे, मुझे महीने लगे वापस से अपने आप को रिकवर करने में। मैंने वर्कआउट करना चालू किया, मैंने वापस से लोगों से मिलना शुरू किया, जो दोस्त थे, जो बाकी जो स्ट्रगलर दोस्त थे। मैंने ऑडिशन देने पर फोकस ही नहीं किया कि मेरे को अब ऑडिशन देना है। मैंने कहा नहीं भाई, जिंदा रहा तो चीज़ें करेंगे। मेरा सिर्फ उस वक्त ये फोकस था कि मुझे रिकवर करना है, मुझे बेहतर बनना है, मुझे दिमाग से हेल्दी रहना है। मैंने रास्ते ढूंढने शुरू किए फिर कि मुझे ऐसे तो काम नहीं मिल रहा है, मैं ऐसे तो सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा दूसरे के सामने ऐसे हाथ फैलाने से, तो फिर मैं क्या करूं। जब बहुत बार जब आप ये सवाल अपने आप से करते हो ना कि मैं बेहतर क्या कर सकता हूं, तो फिर आपको कहीं एक उम्मीद की किरण नजर आती है। तब मुझे ये महसूस हुआ कि नहीं, तब मुझे ये पता लगा, मैंने ये देखा सुना कि यूट्यूब में, मतलब यूट्यूब करके एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप पैसा भी अर्न कर सकते हो और जो आप करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। तब फिर मैंने छोटे छोटे वीडियोस क्रिएट करने शुरू किए। तब फिर उन वीडियोस के थ्रू मैं आप लोगों तक पहुंचा, आप मुझ तक पहुंचे। पहले से बेहतर जी रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत अच्छा जी रहा हूँ, बट मैं पहले से बेहतर जी रहा हूँ। मेरा परिवार मेरे से खुश है, मैं मेरे परिवार से खुश हूँ। मैं इस बात के पक्ष में नहीं हूँ कि सुसाइड जो है वो समाधान है। नहीं, सुसाइड बिल्कुल कोई समाधान नहीं है। आपको उसके पार आके सोचना पड़ेगा। अगर आपका एक दरवाज़ा बंद हो रहा है तो आपको दूसरे, तीसरे, चौथे दरवाजे की तरफ फोकस करना पड़ेगा। लेकिन साथ ही मैं ये भी बोल रहा हूँ आप सभी लोगों से कि हम जो सवाल उनसे उठाते हैं जो जा चुके हैं इस दुनिया से, बजाय हमें उनसे सवाल करने चाहिए जिन्होंने वो हालात पैदा किए। ये एक मोमेंट है, इसको मरने मत देना मेरे भाई। इस मोमेंट को ना मरने मत देना। ये सवाल ना लगातार पूछना जब तक इन सवालों के जवाब ना मिले, ताकि फिर किसी को ना ये दिन देखना ना पड़े, ताकि फिर किसी और परिवार को ना इस तरह से टूटना ना पड़े। मैं सिर्फ इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा, मैं हर जगह की बात कर रहा हूँ। चाहे वो कोई इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो कोई कॉर्पोरेट सेक्टर हो, चाहे कोई भी सेक्टर हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, वहाँ पर किसी दूसरे के संग इस तरह का अन्याय ना हो। किसी दूसरे की ईगो के चलते किसी दूसरे को अपने प्राण ना त्यागने पड़े। बोल नहीं पा रहा हूँ यार। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई हो। नमस्कार।